हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम कृतज्ञा। और आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर, जो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन हम इसे इजी कर देंगे। विद इन 4 to 5 पार्ट्स वी विल फिनिश दिस चैप्टर। और आज हम करेंगे इसके टू मेन टॉपिक्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंट्रोडक्शन, खिलाफत मूवमेंट। ये दो मेन टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने उसकी एक अलग से वीडियो रखी है बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर चैप्टर, एंड दैट्स वाई मैंने उसकी एक डिफरेंट सिंगल वीडियो रखी है जिसमें हम एनसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में चला था। हमने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और जो हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर है उसमें भी हमने थोड़े थोड़े ग्लिम्स पढ़े थे वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो इसमें भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1914 1914 में स्टार्ट हुआ था, और उसने ना पूरे, ना केवल यूरोप के लिए बट सारे वर्ल्ड के लिए एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी कर दी थी। उसने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया तो अब ये तुम्हारी नई सिचुएशन है, नाउ यू हैव टू हैंडल विद दीज सिचुएशंस। और क्योंकि ब्रिटेन का राज था इंडिया पे, तो जो जो इफेक्ट्स ब्रिटेन में पड़ रहे थे उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने रखे कि वो हमारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशंस थी और हमें उनसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी? डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज हो चुका था। ऑफ कोर्स, जब लड़ाइयाँ होंगी तो डिफेंस पे अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कस्टम ड्यूटीज ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना इंक्रीज होएगा उतनी सेविंग्स भी तो होनी चाहिए, उतना मनी भी तो होना चाहिए। इसीलिए कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस इन सबको इंक्रीज कर दिया गया। और इनकम टैक्स लाया गया, एक नया टैक्स लाया गया जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, जो आज भी हमारे पेरेंट्स देते हैं। फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा था। और उसी समय फूड के जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि हार्वेस्ट में प्रॉब्लम चल रही थी, ड्रॉट फेमाइन वगैरह चल रहा था। तो बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी और हमें इन सबसे बाहर निकलना था। अब वॉर के बाद कैसी प्रॉब्लम्स हुई, ये सारी बातें तो हमने पढ़ी कि टैक्स इंक्रीज हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन प्राइजेस जो है फूड के वो डबल क्यों हुए? क्योंकि 1918 में और 1920 में क्रॉप्स फेल हो चुकी थी, पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी फूड की। और जैसी सप्लाई कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा सेकेंड वेव में कोविड में कि सैनिटाइजर्स, फर्स्ट वेव में सैनिटाइजर्स की कमी थी, सेकेंड में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। तो ऐसे क्योंकि लोग ज़्यादा थे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन प्रोडक्शन कम थी, सप्लाई कम थी, इसलिए इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। ऐसे ही उस समय फूड जो था वो कम पड़ रहा था, ड्रॉट फेमाइन पड़ रहे थे, लेकिन लोग तो उतने ही थे, ज़रूरत तो उतनी ही थी, इसलिए लोग वहाँ पे इंक्रीज होने लग गए फूड प्राइजेस। और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हमें एक रे ऑफ होप मिला, एक नया नज़रिया मिला हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, क्योंकि हमारे पास एक नया लीडर आया, एक नया लीडर उभर कर उठा। और उसे लगा कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए, देश वापसी की उसने, और अपने देश को एक नई राह दिखाई। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, बापू, सब इन्हीं के ही नाम है। और इन्होंने एक अच्छे लीडर होने के नाते हमारे देश को एक नई राह दिखाई और हमें इंडिपेंडेंस भी दिलाई। तो ये इंडिया में जनवरी 1915 से आए वापस, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आपको पता है उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका से वो वापस आए इंडिया जनवरी 1915 में, और उन्होंने एक नया मेथड दिया हमें सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिसे कहते हैं सत्याग्रह। सत्य मीन्स सत्य प्लस आग्रह, ये इसका संधि विच्छेद है सत्याग्रह का। और सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मतलब नीड टू सर्च। तो सत्य, सत्य को ढूंढने
ढूंढने की जरूरत। सत्याग्रह मास एगिटेशन का एक मेथड है, नोबल मेथड, यानी कि एक पीसफुल मेथड है सत्याग्रह। सो लेट्स टॉक अबाउट सत्याग्रह। और ये हमें आइडिया किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया, ऑफ कोर्स। सत्याग्रह जो था वो एम्फसाइज करता था और करता है, इनफैक्ट सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है जो इम्पोर्टेंस देता है ट्रुथ को और उसको ढूंढने की जरूरत पर। यानी कि हम सबको सच्चा होना चाहिए, और कहाँ मिल सकता है सच्चा ट्रुथ, सच्चाई कहाँ मिल सकती है, हमें सर्च करना चाहिए। तो लिखा हुआ है एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ। इन्होंने कहा कि फिजिकल फोर्स जो थी वो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन से फाइट करने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि नॉन वायलेंस टर्म हमारे सबसे पावरफुल लीडर महात्मा गांधी ने दी थी। और नॉन वायलेंस सच में वाकई बहुत ताकतवर भी है कि उन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाई। तो ये जो नॉन वायलेंस, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है, इसका मेन जो आइडिया है वो सत्याग्रह है। और यही नॉन वायलेंस जो है इंडिया को यूनाइट कर सकता है। नॉन वायलेंस, शांति, प्रेम, ये सारी एक ऐसी क्वालिटीज है जो हर इंडियन में होती हैं, और यही सारे इंडियंस को यूनाइट करने में हमारी मदद करेगी। अब 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह उन्होंने किए महात्मा गांधी ने आते ही, जैसे ही वो जनवरी 1915 से आए, वो लग गए देश के सुधार में। और उन्होंने 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल लगातार किए। जो 1917 का सत्याग्रह था चंपारण में, चंपारण इज इन बिहार, वो इंडिगो फार्मर्स के लिए किया गया। और गांधी जी ने पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि हम स्ट्रगल करेंगे ऑपरेसर के खिलाफ, और जो प्लांटेशन सिस्टम है हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन शांति से जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? 1917 चंपारण सत्याग्रह लॉन्च फॉर इंडिगो फार्मर्स। उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इंडिगो की बहुत ज़रूरत होती थी, और इसीलिए वो ज़बरदस्ती फार्मर्स से इंडिगो उगवाया करते थे। और इंडिगो ना इतना बेनिफिशियल नहीं था, इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, फार्मर्स को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता था इंडिगो उगाने से, इसलिए वो इंडिगो नहीं उगाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडिगो की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में, इसीलिए वो ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाते थे, और ऊपर से कम प्राइसेस में भी लेते थे। एक तो फार्मर्स को पहले से ही नुकसान हो रहा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा नॉन फर्टाइल हो जाती थी इंडिगो उगाने पे, इसलिए वो पहले से ही नुकसान में थे, ऊपर से वो उनको सही प्राइसेस भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए इंडिगो फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे प्लांटेशन सिस्टम को लेके, इसलिए ही 1917 में सत्याग्रह करवाया गया। उसके बाद सेकंड है खेता में, गुजरात में है ये भी। लॉन्च फॉर पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। उस समय मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा बीमारी थी, लोग परेशान थे, रहने को घर नहीं थे, पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन था लोगों के बच्चों में, और ऊपर से क्रॉप फेलियर भी हो गया था। और उस समय तो मैक्सिमम जनता इंडिया की किसान थी, मैक्सिमम जनता इंडिया की किसान थी। तो क्रॉप फेलियर होने की वजह से एक तरह से पूरे भारत को नुकसान हुआ था, और प्लेग बीमारी भी उस समय फैल गई थी। ड्यू टू दिस दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू, और इस वजह से वो रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। और वो चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन में थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, रेवेन्यू उनसे ना लिया जाए, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर और जो जितनी भी वॉर्स हो रही थी उस चक्कर में ब्रिटिशर्स को ज्यादा टैक्स की जरूरत थी, इसलिए वो जबरदस्ती टैक्स मांग रहे थे ब्रिटिश फार्मर्स से, इंडियन फार्मर्स से। वो भी तब जब क्रॉप फेलियर हो गया है और इंडियन फार्मर्स को प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिला है, और उनके पास घर चलाने के पैसे भी नहीं है, तो वो टैक्स कैसे देंगे। इसीलिए कि गांधी जी के पास वो गए अपनी प्रॉब्लम लेके, और गांधी जी ने अपना नोबल आइडिया सत्याग्रह उनको दिया, और उन्होंने सत्याग्रह किया। तीसरा सक्सेसफुल सत्याग्रह है अहमदाबाद में, गुजरात, जो आज उसकी कैपिटल भी है। अहमदाबाद गुजरात आज, सॉरी आई एम सॉरी, कैपिटल नहीं है, गांधीनगर है कैपिटल, आई एम सॉरी। तो लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल, अच्छा अहमदाबाद में ना काली मिट्टी बहुत ज्यादा है, गुजरात में ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कॉटन उगता है। तो अहमदाबाद में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, आज भी यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उस समय भी थी।
तो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और उनको बहुत अत्याचार होता था उन पे, उनके वेजेस भी बहुत कम थे, काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। इसलिए वो चाहते थे कि वेजेस यानी कि सैलरीज़ में इंक्रीज़ हो, ताकि वो अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीद सकें। जो एसेंशियल बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर पाएँ, इतनी सैलरी तो कम से कम किसी की होनी ही चाहिए, राइट? तो यही वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा सैलरी मत दो, लेकिन कम से कम इतनी वेजेस दो कि हम अपना कॉमन जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर पाएँ। तो इसीलिए ये अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं द राउलेट एक्ट की। राउलेट एक्ट बहुत फेमस है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पास किया था 1919 में। ये बहुत ही फेमस है और आपने इसके बारे में 8th एंड 9th में भी पढ़ा होगा ज़रूर। तो इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज किया था। अब क्यों अपोज किया इंडियन मेंबर्स ने, इसका साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो एक्ट है ना, ये गवर्नमेंट को इतनी पावर्स दे देता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सकते हैं। जो हमारे भारत में एसोसिएशंस हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, ऐसी ऐसी चीजों को वो ऑप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ऐसी पावर्स मिल गई थी गवर्नमेंट को इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिससे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और इंडियंस कुछ भी नहीं कर पा रहे थे पॉलिटिकली। और ऊपर से डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि किसी को बिना गिल्टी प्रूव किए आप 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। पहले तो क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता था उनके हिसाब से, जो क्रिमिनल्स थे यानी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वो लोग क्या करते थे कि पहले कोर्ट के पास ले जाते थे। अगर वो गिल्टी प्रूव होते थे तो उन्हें जेल मिलता था। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल मेंबर्स जो थे, जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे, वो उन्हें सीधा जेल में डाल सकते हैं बिना कोर्ट में ले जाए। चाहे वो गिल्टी प्रूफ हो ना हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2 साल के लिए वो जेल में उन्हें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही काला कानून था उस समय का, राउलेट एक्ट। गांधी जी ने इस एक्ट को अपोज करने के बारे में सोचा, लेकिन सत्याग्रह की मदद से। उन्हें लगा कि मैं ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह करवा चुका हूँ, तो इसमें भी मैं ये सक्सेसफुल हो सकता है, तो हम यहाँ पे भी सत्याग्रह करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 में ये नेशन वाइड हड़ताल अनाउंस हो गई, लॉन्च हो गई नेशन वाइड हड़ताल। और रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग जगहों पर, सिटीज में। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए रेलवे वर्कशॉप्स में, शॉप्स बंद हो गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम नेशनलिस्ट को दबाएंगे। उन्होंने भी पूरी कोशिश करी दबाने की, लेकिन सत्याग्रह चलता रहा। लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया गया। मतलब ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए बहुत सारे। और फाइनली 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पीसफुल पोजेशन पे आग लगा दी गई और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर ने कमांड हाथ में ले ली। उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह के जो ये सारे हो रहे थे सारे मूवमेंट, जो वर्कशॉप्स बंद हो गई थी, शॉप्स बंद हो गई थी, रेलवे स्टेशन बंद हो गए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे लोग, तो इन सब से ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हुआ था। और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इतना अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर किया, जो हमारी भारत की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काला माना जाता है, काला दिन माना जाता है। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जनरल डायर को बदला लेना था, जो सत्याग्रहीज ने किया था उसका बदला लेना चाहते थे वो। जलियांवाला बाग मसैकर के बारे में पढ़ते हैं। 13 अप्रैल को हुआ 1919, हम सभी को पता है ये बात। अच्छा, उस समय क्या था कि बहुत बैसाखी थी, तो सारे लोग पंजाब बेसिकली पंजाब का ही तो ये त्योहार है। तो पंजाब के सारे लोग एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग में असेंबल हुए, यानी कि जलियांवाला बाग में वो आए सारे लोग। वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन वो ना चारों तरफ से एक तरह से बंद था और सिर्फ एक पतली सी गली थी उसका एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट ज्यादा नहीं थे, एक तरह से वो क्लोज्ड ग्राउंड था। और डायर एरिया में चला गया, सारे एग्जिट पॉइंट्स जो थे उन्हें ब्लॉक कर दिया और सारे लोगों पे फायर लगा दी।
और जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई। अब वहां पे क्या था कि कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट की जो नए रिप्रेसिव मेजर्स थे, लेकिन पीसफुली आए थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं लिए थे। और बल्कि दूसरे जो छोटे बच्चे महिलाएं थी, वो सारी बैसाखी का एनुअल फेयर अटेंड करने आई थी, मेला अटेंड करने आई थी। उनका कोई इरादा नहीं था किसी तरीके का प्रोटेस्ट करने का। कुछ लोग वहां पे आए थे बैसाखी मनाने के लिए, लेकिन उन्हें शिकार होना पड़ा जनरल डायर के काले हरकत पे। और इसी के साथ और उनमें से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ है। क्योंकि जनरल डायर ने मार्शल लॉ तो लगवा दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। वो अपना मजे से मेले में मजे कर रहे हैं, और उधर से जनरल डायर आता है, एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर देता है और फिर आग लगा देता है। उसमें से मैक्सिमम लोग कुएं में कूदने की कोशिश करते हैं। और आज जब आप इस ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको गोलियों के निशान भी दिखेंगे, और कुएं में भी आप देख सकते हैं कुछ निशान गोलियों के आपको दिखेंगे। ये जनरल डायर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं कौन था जनरल डायर। और उसने कहा कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का था, यानी कि लोगों के मन में डर, सत्याग्रही के मन में डर बैठाना उसका मकसद था कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा उसका एक मेन मकसद था, ऑ और टेरर की फीलिंग जगाना। ऐसा उसने खुद अपने मुंह से कहा था। अब मैसेकर के बाद क्या हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा भर गया। उनके इंडियंस को मारा गया इतनी बुरी तरीके से और बिना किसी बात के। तो स्ट्राइक्स हुई, पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, गवर्नमेंट ने ब्रूचुअल रिप्रेशन भी किया। इस बार दोबारा से ब्रिटिशर्स ने ब्रूचुअल रिप्रेशन करने की कोशिश की। सत्याग्रही को कहा गया कि तुम नाक रगड़ो ग्राउंड पे, माफी मांगो हमसे। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को उसी समय बंद कर दिया। सत्याग्रह का मूवमेंट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा था, इसलिए ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, जो राउलेट एक्ट लाने की वजह से शुरू हुआ था और जलियांवाला बाग मसाकर होने के बाद बंद हो गया। क्राउड्स जो है वो स्ट्रीट्स पे चले गए, नॉर्थ इंडियन टाउन्स पे। बहुत इंडियंस में गुस्सा भी था, ब्रिटिशर्स भी उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो सारी जगह बस यही चले जा रहा था। अब उसके बीच आता है खिलाफत इशू। ये बहुत ही फेमस इशू है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया 1914 में, जो शुरू हुआ था वो खत्म हो गया 1919 तक आते आते। और ऑटोमन एम्पायर की हार हुई, जिसके बाद ऐसे रूमर्स फैलने लग गए, अफवाहें फैलने लग गई कि एक हार्श पीस ट्रीटी शुरू हुई है ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एम्परर को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ट्रीटी इम्पोज की गई है। जो कौन था ऑटोमन एम्परर? एक स्पिरिचुअल लीडर या फिर हेड, इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल लीडर या हेड होता है उसे खलीफा कहते हैं। तो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई उस ट्रीटी को अपोज करने के लिए, और उसके लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली। दीज आर टू ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत इशू के आने से गांधी जी के दिमाग में आइडिया आया कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सकता है। तो क्या हुआ इसमें, वो लोग गए, गांधी जी गए मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलने, और खिलाफत कमेटी बनाई गई सितंबर 1920 में। और कोलकाता सेशन जो था कांग्रेस का, उसमें ये बात सामने आई कि मोहम्मद अली और शौकत अली की हम कांग्रेस पार्टी मदद करेंगे। उन्होंने एनसीएम स्टार्ट करने का रेजोल्यूशन लिया। एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो एनसीएम लाने की बात सामने आई, और किस चीज़ के लिए? खिलाफत के लिए भी और स्वराज के लिए भी, यानी कि इंडियंस की भलाई के लिए भी और मुसलमानों की भलाई के लिए भी। और मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों डिस्कस करने लग गए गांधी जी के साथ एक यूनाइटेड मास एक्शन के बारे में। यूनाइटेड मास एक्शन लेने की तैयारी हो रही थी कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल डर आ जाए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया गया। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्यों वो फेल हुआ, कहाँ कहाँ वो लाया गया, उसके बाद क्यों सीडीएम की ज़रूरत पड़ी, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गाइस, बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स,
सारे 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और आई थिंक कि आप लोगों को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आती होगी। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell icon. So till then, bye bye. In the next video, we will talk about NCM. Thank you.